अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं जैक बोर्ड। आज दोस्तों 14 अक्टूबर है और आप लोग का जो है सो हिंदी का पेपर है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी से आने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा दोस्तों, तो कहीं जाइएगा नहीं, सारे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा समय रहते। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दिएगा इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए। आइए शुरू करते हैं आज के सवाल। दोस्तों आपको जो है सो सेक्शन ए, इसको बोलते हैं खंड अ, यानी खंड का, ठीक है। इसमें आपको जो है सो अपठित गद्यांश मिलेगा। गद्यांश को बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग और उसका आंसर कीजिएगा। तो देखिए, समय नहीं गवाते हुए मैं यही कहूँगा कि गद्यांश को हम लोग को पढ़ना तो है, लेकिन एक बार हमें सवाल पे, जो सवाल इसमें आए हुए हैं उन पे जो है फोकस कर लेना है, क्योंकि सवाल जैसा रहेगा हमको खोजने में आसानी होगा उसका आंसर। देखिए, जब भी आप गद्यांश बनाओ ना, तो पहले क्या करो, सवाल पढ़ लो। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों। सही विकल्प चुने। पहला, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां क्या कहती है? तो कुछ आराम कर लो, या फिर घूम लो, या फिर नाच लो, या फिर कुछ कर लो। तो आइए अब इससे संबंधित लाइन जो हमारे इस गद्यांश में है उसे पढ़ेंगे, है ना। पैसेज को बहुत ही आसानी से हम लोग करते हैं दोस्तों। देखिए, हमारे पास आ गया ये लाइन, हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है ना। उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है, समय जा रहा है, कुछ कर लो। समझ में आ गया ना। तो कुछ कर लो, ये कुछ कर लो जो ऑप्शन इसमें था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। दिखा आप लोगों को? जी हाँ, दिख गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है सो प्रश्न वन जो है सो कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हमारा प्रश्न दो बनाना है दोस्तों। गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया? शिक्षा का, शक्ति का, समय की परख का, और धन संग्रह का। अब गांधी जी से संबंधित आपको जो है सो दोस्तों वाक्य ढूंढना है। देखिए, गांधी जी से संबंधित जो वाक्य है आपको इसमें ढूंढोगे, आपका आंसर जो है सो दोस्तों वही होगा। यहाँ पे देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, है ना। तो शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह। तो गांधी जी ने उत्तर दिया, यह वस्तुएं जीवन में उठने में सहायक अवश्य होती है, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है, और वह समय की परख है ना। तो समय की परख आपको जो है सो ऑप्शन में दिखा होगा। देखिए, दिखा आप लोगों को, समय की परख, समय की परख, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इस प्रकार से हम लोग दोस्तों राइट आंसर कर लेंगे। सवाल वन, सवाल दो जो है सो, टू सवाल जो है सो हमारा खत्म हो गया। अब थ्री आते हैं, तीसरा सवाल। क्या लिखा हुआ है? जीवन की कुंजी क्या है? तो प्रतिकूल परिस्थितियों में बुरा भला कहना, या फिर असफलता को दुर्भाग्य समझना, या फिर समय को गलत समझना, या फिर समय का मूल्य समझकर काम करना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दोस्तों ढूंढना है। जीवन की कुंजी, जीवन की कुंजी वर्ड अगर आप लोग ढूंढ लेते हो तो उम्मीद है कि आंसर वहीं मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद क्या, 100% श्योर है कि आंसर वहीं मिलेगा। देखिए, हम लोग जो है सो पैसेज में आ गए हैं, और देखते हैं कहाँ ये कुंजी वाला वर्ड है। चलिए, लाइन तो हम लोग को थोड़ा ढूंढना ही पड़ेगा। तो प्रत्येक कार्य का निर्धारित निर्धारित समय होता है उसे करने या ना करने का। यदि आपने समय को परखने की कला सीख ली है, तो पुनः आपको किसी प्रसन्नता और सफलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं आकर अपना द्वार खटखटाएगी। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यही कुंजी है ना। ये जीवन की यही कुंजी है, जो हमें समय का मूल्य समझना चाहिए और समय के अनुसार काम करना चाहिए, बस जीवन की यही कुंजी है। तो ये वाला आपको वर्ड ढूंढना है, जीवन की क्या कुंजी है भैया। तो जीवन की जो कुंजी है, देखो लिखिए ना। लिखा हुआ नजर आ गया ना कि समय का मूल्य समझकर काम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा वाला मिलता जुलता जो हमारा जो आंसर था ना, ऑप्शन नंबर डी सुटेबल लग रहा है। चलिए सवाल नंबर फोर करते हैं दोस्तों। फोर में क्या है? अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? तो उधेड़न उधेड़बुन में, ऊंचा उठने में, और द्वार खटखटाने में, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जीवन का जो है ना अमूल्य क्षण, ये वाला वर्ड ढूंढना है, अमूल्य क्षण। अमूल्य क्षण ढूंढिए, वहीं आपके पास जो है सो आंसर नजर आएगा। तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे ना जी। देखिए, प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा करने लगते हैं, वस्तुतः बड़ी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय को गलत समझने की भूल होती है।
यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। इसका वर्ड जो है सो, चलिए आगे देखते हैं, आगे हो सकता है शायद हो मिल जाए। देखिए, वस्तुतः एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है, किंतु व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति जो सोचते हैं ना, सोचते हैं कि कोई अच्छा काम समय आएगा तो काम करेंगे, मतलब कोई काम जो समय आएगा तब करेंगे। इसी उधेड़बुन में वे जीवन के अमूल्य क्षणों को जो है सो, क्षणों यहाँ पे जन लिख दिया, क्षणों को खो देते हैं। समझ में आया? मतलब अच्छा कोई काम के लिए एक समय आएगा और उस समय करेंगे, ये चीज़ जो हम लोग सोचते हैं ना वही गलत सोचते हैं। तो ये इसको बोलते हैं उधेड़बुन, है ना? ये उधेड़बुन से मिलता जुलता वर्ड आपको यहाँ दिख गया होगा। तो यहाँ पे एक सवाल था कि अधिकतर व्यक्ति जो क्या करता है, अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देता है, तो उधेड़बुन में, ऑप्शन नंबर ए तो राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग गद्यांश कंप्लीट कर लिए। अब काव्यांश आता है, यानी कविता संग्रह से आपको सवाल पूछेगा। देखिए क्या लिख रहा है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ भी बनकर कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन पर कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम में आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुमको, बहा युओं तक खून पसीना, कुछ ना करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कातर कर क्रदन, कुछ भी बन पर कायर मत बन, युद्धम देही कहे जब पामर, दे ना दुहाई पीठ फेर कर। है ना? तो ये दोस्तों काव्यांश का लाइन्स है। देखिए 2 लाइन और बचा हुआ है। या तो जीत प्रीत के बल पर, या तेरा पथ चूमे तरकस। तो निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। जो भी हम लोग कविता पढ़े हैं उसी से संबंधित आपके पास सवाल यहाँ पे दिए जाएंगे, और सवाल हम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो मेहनत करके जीवन जीना, या फिर खून पसीना लगाकर मेहनत करना, या फिर अपने प्रेम से संसार में के युद्ध जीतना, या फिर कायर बन के चुपचाप रहना। देखिए कवि के अनुसार जो है ना दोस्तों, जीवन व्यर्थ कैसा है, तो कायर बन के चुपचाप रहना, है ना? यहाँ पे बोला गया था सब कुछ बन पर कायर मत बन, है ना? ये चीज़ को बार बार दोहरा रहा है। देखिए हम लोग को कविता पढ़कर ही मालूम चलाता है कि क्या बोलने का इसमें जो है ना प्रयास कर रहा है कवि। तो कुछ देखिए यहाँ पे है ना, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो कविता में कायर बनने की बात नहीं की गई है, इसलिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कायर बन के चुपचाप रहना, ये जो है ना हमारा जीवन व्यर्थ कर देता है। इसीलिए सवाल नंबर, अब हम लोग छठा चलेंगे। रे मनुष्य बस कातर करदन का आशय होगा गम के आंसू पीना, खून पसीना बहाना, दुख से रोना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग पढ़ाई किए थे अभी पोयम, तो उसमें बोला गया था ना कि रे मनुष्य बस कातर क्रदन का आशय होगा। देखिए क्रदन का मतलब रोना होता है, मनुष्य केवल रोता है ना? दुख से रोना। इसका आंसर जो है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सुटेबल है। चलिए सवाल नंबर 6/7 चलते हैं। 7 में क्या दिख रहा है कि कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं, दुख का रोना रोते रहें, या फिर विपरीत परिस्थितियों को देखकर डर जाए, या फिर बस चुपचाप अपनी ज़िंदगी जिए, और फिर मनुष्य सॉरी हाँ, मनुष्य कायर बनकर ना रहे। तो कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य कायर बनकर ना रहे। मनुष्य क्या बन के नहीं रहे, कायर बन के ना रहे। यही कवि जो है सो इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 8 क्या है। 8 में है पथ चूमे तरकस का अर्थ जो है सो क्या है, पथ में कांटे, पथ में फूल हैं और पथ में तारे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तरकस का जो अर्थ होता है ना, वो कांटा होता है। ठीक है, तो पथ चूमे तरकस का अर्थ जो है वो है क्या, पथ में कांटे हैं। ठीक, चलिए सवाल नंबर 8 का आंसर ये हो जाएगा। अब हमारा देखिए सेक्शन बी खंड खा है, वह हमारी व्याकरण, यानी व्याकरण से आपके प्रश्न रहेंगे। तो व्याकरण में देखिए किस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में आने का संभावना है, समझिएगा। लिख रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म कर्म जो होता है उपस्थित हो, मतलब कर्ता भी हो मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, क्रिया हो यानी कि वर्ब, और क्या है कर्म यानी ऑब्जेक्ट, तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है,
तो लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया और सार्थक क्रिया। तो याद रखिएगा कि सकर्मक क्रिया में जो है दोस्तों कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, गीता पत्र लिखती है, बंदर नाचता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रोहित ने गीत गाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंदर नाचता है। बंदर जो नाचता है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 है। 11 में क्या है, मैंने संदेश भिजवाया क्रिया में भेद का नाम बताइए। अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया, मैंने संदेश भिजवाया। चलिए सवाल नंबर 11 हो गया। अब चलते हैं 12। देखिए 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है। दादी है या फिर कहानी है और बच्चों को है या फिर सुनाती है। देखिए क्रियापद जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुनाती है। ठीक है, सुनाना जो है सो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 13 कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है। ठीक है, तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। क्या क्या है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के दोस्तों वाक्य जो होते हैं ना कर्म वाच्य में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 14। 14 में क्या है कि कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, प्रधानता और निरसता और तरलता और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल में चलते हैं 15। 15 में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। ये क्या है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और इनमें से कोई नहीं। देखिए गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, खूब आम, है ना, ये हो जाएगा आपको भाववाच्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाच्य। अब देखिए अगला सवाल क्या है, यथाशक्ति कौन सा समास है। अब यही भाव, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो इस प्रकार के दोस्तों यथाशक्ति वाला वर्ड जब भी रहेगा तो इसको हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। सवाल नंबर चलते हैं 17। 16 हो गया, चलते हैं 17, है ना। एक मिनट दोस्तों, 16 का एक बार फिर से बता दे। 16 में क्या बोला था, यथाशक्ति, है ना। तो याद रखिएगा यथाशक्ति सवाल जब भी आए ना तो आप इसको आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अब यही भाव समास। ठीक है, यथाशक्ति शब्द जो है सर अब यही भाव होगा, कर्मधारय नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद होगा, आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे, समास बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, चलिए सवाल में चलते हैं 18। 18 में क्या है कि जलज का अनेकार्थी नहीं है। जलज का अनेकार्थी क्या नहीं है, कमल, मोती, मछली और बादल। तो याद रखिएगा जलज का अनेकार्थी नहीं होता है डी, बादल। ठीक है, मछली, मोती, कमल आपका जलज का अनेकार्थी है, लेकिन बादल नहीं होगा, नहीं होगा बादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल में चलते हैं 19 दोस्तों। 19 में क्या है कि समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। वो है क्रिया विशेषण और विशेषण, सरल और संयुक्त, और क्या है, समानाधिकरण और व्याधिकरण, और डी है विस्मय आदि बोधक कारक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 20। विद्यार्थी अध्ययन विद्यार्थी अध्ययन खाली स्थान सफल नहीं हो सकता, तो के बिना, विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। इस स्थान को भरना है अवयव से, है ना, तो आपका के बिना लगेगा। चलिए सवाल नंबर 20 का ये हो जाएगा। 21 चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष वाक्य शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो सरल उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य और मिश्र
वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष जो होता है वो होता है आश्रित। जब एक प्रधान रहेगा तो दूसरा आश्रित रहेगा, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा चलते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारा अब आ गया है खंड का पठित गद्यांश। अब देखिए आपका बुक से आप गद्यांश रहेगा, ठीक है, एक छोटा सा, उसको हम लोग पढ़ के कुछ आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए तो ये गद्यांश को हम लोग पढ़ लेंगे, एक बार क्वेश्चन में हम लोग नजर डालते हैं। हाँ, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी आप गद्यांश बनाओ, पैसेज बनाओ, तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ताकि आंसर सटीक खोजने में आसानी हो। क्या लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? नाटा, मंझोला, लंबा और छोटा। अब बाल गोविंद भगत का कद देखो जी, आप पढ़ते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है? बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो आपको दिख गया होगा मंझोले कद, है ना, यानी कि वो मंझोले कद बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं और 23 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों। क्या है कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे, बांधते रहते थे? तो गुलाब के फूल की, चमेली के फूल की, सोने की और तुलसी की। देखिए अब बाल गोविंद भगत जी के बारे में पढ़ेंगे तो गले में मिलेगा, देखिए गले में, है ना। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे डायरेक्टली गला को हम कर दिए इंडिकेट, ऐसे खोजिएगा तो डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए ना, ये क्या लिखा हुआ है? औरतों के पीछे की तरह शुरू होता है, गले में तुलसी के जड़ों की एक बेड़ और माला बांधे रहते हैं। यानी कि यहाँ पे तुलसी की जड़ों, है ना, और एक बेड़, तुलसी का ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे लग रहा है फोकस, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हो गया खत्म कहानी इसका। अब देखिए नया चीज थोड़ा सा अपठित गद्यांश में ये भी आ गया। सवाल नंबर देखिए क्या है, 24। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? तो अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों? डुमराव में। तो डुमराव ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका बी है, दिख गया। तो इसलिए इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ के आप लोग को आंसर करना है, ठीक है। चलिए थोड़ी तबीयत गड़बड़ है दोस्तों, फिर भी वीडियो बना रहे हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए, जो बच्चे नए हैं ना चैनल पे, थोड़ा सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, ताकि मैं जो लगातार जो वीडियो डालूँ आप लोगों को टाइमली मिल जाए। क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट का मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। हिंदी का लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ इसी वीडियो में, और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल है कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? डुमराव और बिहार, काशी और डुमराव, शहनाई और डुमराव, और अमीरुद्दीन और बिहार। देखिए उपयोगी वर्ड आपको मिल जाएगा, तो वही से आंसर हो जाएगा। देखिए उपयोगी वर्ड मिल गया ना, तो किसके बारे में बोल रहा है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई और डुमराव, शहनाई और डुमराव कहाँ दिखा आपको जी? ऑप्शन नंबर सी दिख गया ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अब देखिए पठित काव्यांश आपका बुक का ही कविता है। उसका आंसर करना है। बोला तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान धन्य तुम माँ भी, तुम्हारी धन्य चिर प्रवासी में इतर में अन्य अतिथि से फिर तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है दोस्तों? इस चैप्टर के कवि कौन है? आपको आप लोग पढ़ाई किए तो आपको याद होगा। तो इसका आंसर आप लोग याद होगा कि नागार्जुन जी का ये जो है सो कविता है ना, नागार्जुन। चलिए सवाल नंबर 26 हो गया। 27 करते हैं। 27 में क्या है दोस्तों? 27 में बताया जा रहा है कि दंतुरित का जो है सो अर्थ है वो क्या है? बिना दांत के, लंबे लंबे दांत के, टेढ़े मेढ़े दांत के, और नए नए दांत के। तो इसमें हो जाएगा नए नए दांत के, है ना, नए नए दांत को ही दंतुरित बताया गया है। सवाल नंबर दोस्तों अब चलते हैं 28। यहाँ बोला जा रहा है कि बालकू बोली बाधो ना तो ही। इस उपरोक्त काव्यांश के पंक्ति के रचयिता के कवि का नाम क्या है? तो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास, ठीक है। अब सवाल में चलते हैं 29। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बालुक बोली बधो नाही तो ही, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 30। क्या लिखा हुआ है? कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? मिलन की आस जागी, विरह की आस जागी, खुशी की आस जागी, और प्रेम की आस जागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरह की आग जागी, ठीक है। विरह की आग जागी, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए सवाल नंबर हमारा 31 है दोस्तों। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है? तो जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण, नवसंचार की ओर, और जीवन में निराशा और हताशा की ओर, पूंजीपति और व्यापारियों की ओर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नवनिर्माण, नवसंचार की ओर। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 33। 33 हो गया ना, 32, 31 हुआ, चलते हैं 32। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य गायब मनुष्य गायब की आवाज़ कैसी थी? अच्छा, मुख्य गायब की आवाज़ कैसी थी? हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भारी, लड़की जैसी, और तिनके जैसी कमजोर। तो चट्टान जैसी भारी, ठीक है। गायब की आवाज़ जो थी चट्टान जैसी भारी थी। सवाल नंबर चलते 33। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी, अंधेरा, अस्पष्ट सुख और अशांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पष्ट सुख। ठीक है, चलिए अब क्या है, मृग तृष्णा का अर्थ क्या है दोस्तों? मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? मृग की प्यास, मृग की दौड़, छलावा और दिखावा। तो मृग तृष्णा का अर्थ जो है क्या हो जाएगा? छलावा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? लेखक ने अपने पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के लिए, और इनमें से किसी ने किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। चलिए सवाल नंबर चलते 36। 36 में है क्या, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? नकली नाक लगा दीजिए, मोहल्ले वालों की नाक लगा दी जाए, जिंदा नाक लगा दी जाए, और पुरानी नाक लगा दी जाए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंदा नाक लगा दी जाए, है ना। मूर्तिकार अंत में जो है सो मूर्ति में नाक लगाने के लिए सुझाव दिया, जिंदा नाक लगा दिया जाए। सवाल नंबर चलते हैं 37। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? वर्मा की, और श्रीलंका की, नेपाल की, और चीन की। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल की। नेपाल की युवती से जो है सो साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने सीखी थी, है ना। देखिए सवाल नंबर जो है सो हमारा 38 क्या हो जाएगा? सब बुक का सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल नंबर 38 क्या है? कैप्टन कौन था? अवकाश प्राप्त सैनिक, या फिर आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, या फिर चश्मे बनाने वाला, या फिर नगर पालिका का सदस्य। तो कैप्टन जो था ना दोस्तों, चश्मा बेचने वाला था ना, अच्छा चश्मा बेचने वाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 39। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हाँ, देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया था? खाने की इच्छा नहीं थी, या फिर आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, या फिर घमंडी होने के कारण, या फिर दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, है ना। अब हमारे पास आखिरी सवाल है कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रभाषा के रूप में। दोस्तों इसी तरीका से हम लोग का जो है सो करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था हम लोगों ने कंप्लीट किया, और हम तुरंत एक वीडियो और ला रहे हैं आप लोग के लिए, उसको भी देख लीजिएगा, जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने का जो है सो प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें तो करीब ऑब्जेक्टिव था ना, उसमें सब्जेक्टिव कराने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो जाए। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से तुरंत, है ना, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लिएगा दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको ऑन टाइम मिल जाए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।